हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का यूनिट 1। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले मार्केट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, प्राइस के लिए बार्गेन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर द मनी। ठीक है ना, यही होता है मार्केट। चलिए देखते हैं। मार्केट मींस कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु इंटरैक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस। जहां पर वो इंटरैक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या डिटरमाइन करते हैं? प्राइस। ठीक है बच्चों, प्राइस की बात करें तो वो क्या है? अमाउंट ऑफ द मनी पेड टू एक्वायर द गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात आ गई। प्राइस किस लिए होता है? टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट रिफ्लेक्ट द एक्सचेंज वैल्यू। जब गुड्स एंड सर्विसेज आप ले रहे हो तो उसके बदले में एक्सचेंज वैल्यू क्या है? प्राइस है कि नहीं? एक्सचेंज वैल्यू इज नॉट द यूज वैल्यू और द यूटिलिटी और द सेंटिमेंटल वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब कोई यूटिलिटी या सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है। एक्सचेंज वैल्यू का सिंपल मतलब है जो प्राइस आप गुड्स एंड सर्विसेज के बदले दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? जहां पर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती है, प्राइस बार्गेनिंग होती है, मार्केट की नॉलेज होती है सेलर्स एंड बायर्स को। ठीक है ना, और सिंगल प्रिवेलिंग प्राइस होता है एट अ टाइम। एट अ टाइम क्या होता है? एक सिंगल प्राइस प्रिवेल करता है जिसके बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स होती है। ठीक है बच्चों, सिंपल है। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट, अब ऑन द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया। कुछ हमारे पास होती है लोकल मार्केट जो हमने आसपास देखते हैं, कुछ मार्केट्स होती है रीजन के बेसिस पर कि जो स्टेट वाइज होगी, कि स्टेट की पॉपुलर मार्केट होगी, कुछ होगी नेशनल लेवल पर और कुछ होगी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है कि नहीं? तो देखो लोकल मार्केट्स क्या होगी? जो लोकेलिटी वाली होती है हमारी, लाइक लोकल बार्बर पेरिशेबल गुड्स की मार्केट जो अपने घर के आसपास रेगुलर बेसिस पर देखते ही हैं। रीजनल मार्केट्स क्या होगी? जो रीजन वाइज होते हैं, जैसे मखेला, चादर इन असम, ये स्टेट के हिसाब से पॉपुलर मार्केट है ना। फिर आ गई नेशनल मार्केट, दैट इज विद इन द कंट्री। एग्जांपल हिंदी बुक्स इन इंडिया। अभी हिंदी बुक्स इन इंडिया एक नेशनल मार्केट है जो पूरे ऑल ओवर कंट्री के हिसाब से पॉपुलर है। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट जो अक्रॉस कंट्रीज है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये पूरे ऑल ओवर कंट्रीज, ऑल ओवर मार्केट के हिसाब से पॉपुलर है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है ना, चलो फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। अब क्या होगा? जिस तरह के गुड्स मार्केट में सेल हो रहे हैं उस हिसाब से मार्केट की क्लासिफिकेशन है। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, है ना, ये जल्दी, जिनकी स्पैन लाइफ जो होता है उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो उनके लिए क्या होगी? मार्केट वेरी शॉर्ट होगी। फिर थोड़ा सा जो ज़्यादा चलेंगे वो शॉर्ट पीरियड वाले होंगे। जो लंबे समय तक चलने वाली मार्केट है वो क्या होगी? लॉन्ग वाली। ठीक है ना, तो देखो लॉन्ग पीरियड वाली। वेरी शॉर्ट में क्या आ गया? मार्केट पीरियड सप्लाई फिक्स्ड है, दैट इज पेरिशेबल लाइक मिल्क एंड फिश। प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड, जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से प्राइस होगा। फिर आता है शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। थोड़ा अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो सप्लाई को इंक्रीज करा जा सकता है। यहां पे तो फिक्स है, क्योंकि आप बढ़ा ही नहीं सकते सप्लाई ज्यादा, क्योंकि गुड्स तो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जाएंगे। ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होंगे? खराब ही होंगे। तो लिमिटेड सप्लाई होता है। लेकिन क्योंकि शॉर्ट पीरियड है तो सप्लाई को कुछ हद तक इंक्रीज करा जा सकता है बाय यूजिंग द मोर वेरिएबल फैक्टर्स, सो प्राइस इज लेस वॉलेटाइल। ठीक है बच्चों, फिर आता है लॉन्ग पीरियड, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। अब क्योंकि क्या होता है लंबे समय में, लॉन्ग रन में, हमने पिछले चैप्टर्स में बात करी है कि कुछ जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स या कुछ फैक्टर जो शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं वो लॉन्ग रन में आके भी वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे सारे ही फैक्टर्स लॉन्ग रन में क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो सप्लाई फुली एडजस्ट टू द डिमांड, अब पूरे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर को पूरा पूरा टाइम मिल जाता है सप्लाई को एडजस्ट करने का। सो डिटरमाइंस द नॉर्मल प्राइसेस। ठीक है, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब किस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है? अगर तो ट्रांजैक्शन हो रही है ऑन द स्पॉट वाली, कि आज ही आप पेमेंट कर रहे हो, आज ही आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है, तो ये तो हो गई स्पॉट ट्रांजैक्शन या स्पॉट मार्केट, है ना। और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है कि जिसके अंदर पेमेंट अभी हो रही है पर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्यूचर में होगी, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या होगी? फॉरवर्ड मार्केट। देखो स्पॉट का मतलब इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी, दैट इज ग्रेन मंडी। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी एंड पेमेंट। एग्जांपल फॉरेक्स फ्यूचर्स। फॉरेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं? थोड़ा ये फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड मार्केट है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग्स होती है, तो वहां पर फॉरवर्ड मार्केट होती है। ये पेमेंट पहले हो जाती है पर डिलीवरी बाद में होती है। ठीक है बच्चों, चलो फिर आता है बेस्ड ऑन रेगुलेशंस। अब कुछ मार्केट जो है वो रेगुलेटेड है, यानी जिनके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटेड अथॉरिटी है जिसके अंदर वो गवर्न होती है, जिसके अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ मार्केट जो होती है वो अनरेगुलेटेड होती है। जैसे आपके यहाँ पर आपके एरियाज में वीकली बाजार लगते हैं जैसे, तो वो एक अनरेगुलेटेड मार्केट्स है। और रेगुलेटेड क्या होगी? जिनके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी है जिसके अंडर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं और उसके तहत मार्केट में वर्क होता है।
तो रेगुलेटेड मार्केट क्या होगी, जहां पर एक स्टैट्यूटरी कंट्रोल होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें कौन कंट्रोल करता है, सेबी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो सारा मेंटेन करती है। अनरेगुलेटेड या फ्री मार्केट्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे वीकली हाट बाजार, ठीक है जी। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस हो रहा है, बड़े आराम से समझते हैं, जहां पर होलसेल लेवल पर चीजें सेल हो रही है, होलसेल रेट पे, या फिर बल्क पे सेलिंग हो रही है, जहां पर वो हो गई होलसेल मार्केट। और जो अपने आसपास हम शॉप्स देखते हैं वो रिटेल मार्केट्स हैं, क्योंकि वहां पर आप रिटेल कस्टमर के तौर पर चीजें कंज्यूम करते हैं, है ना। तो होलसेल मार्केट आ गई, बल्क ट्रांजेक्शन B2B आप समझते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और रिटेल मार्केट क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, जहां पे बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, रिटेलर्स ही तो खरीदते हैं होलसेलर से, तो इसलिए बिजनेस टू बिजनेस। और यहां पर रिटेलर्स में कौन है, बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर लेता है, जो सीधा कंज्यूम करता है उसको, ठीक है बच्चों। फिर आता है बेस्ड ऑन कंपटीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, कि जहां पर कंपटीशन के हिसाब से होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाया जाता है सिलेबस में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, एक इमेजिनरी मार्केट है जहां पर हम ये मानते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, प्राइस भी कांस्टेंट है सारे प्रोडक्ट्स का, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, पूरी पूरी नॉलेज है बायर्स एंड सेलर्स को, और सेलर को कोई सेलिंग कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ रही, यानी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन, कि जिससे कि कस्टमर को वो अट्रैक्ट करे। बायर अपने आप आता है, अपने आप चीजें परचेज करता है। हालांकि हम कुछ मार्केट्स को क्लोजली रिलेट कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन से, बट फिर भी प्योर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक इमेजिनरी मार्केट है जो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए पढ़ाया जाता है, अदरवाइज आप प्योर परफेक्ट कंपटीशन नहीं देख सकते कोई भी, ठीक है ना। उसके अलावा आ गया इम्परफेक्ट, ये हमारे पास होते हैं बहुत सारे। इसका एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि हम आसपास देखते हैं कि हर एक तरह की शॉप्स है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्राइस भी सबके अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा प्राइस चेंज करने की पावर भी है सबके पास, अपने अकॉर्डिंग डिमांड के हिसाब से प्राइस चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। तो वो होगी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। देखते हैं आगे। अब आता है टाइप्स ऑफ मार्केट बाय फंक्शंस, किस तरह की फंक्शन परफॉर्म करती है मार्केट, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम बात करें प्रोडक्ट मार्केट की, तो जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हो रहा है वो हो गई प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जहां पर लेन देन होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो लैंड, लेबर और कैपिटल जहां पर आप परचेज करते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं, वो हो गई फैक्टर मार्केट। तो प्रोडक्ट मार्केट इज फॉर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज विच इज सोल्ड टू हाउस होल्ड्स, और फैक्टर मार्केट क्या हो गई, रिसोर्सेज की मार्केट, लैंड, लेबर, कैपिटल बॉट बाय दी फर्म्स, फर्म्स यानी जहां से लैंड, लेबर और कैपिटल परचेज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब मार्केट स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स जो है, मैंने आपसे मार्केट की बात करी, परफेक्ट कंपटीशन हमने समझा, थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक भी समझा, और देखते हैं, देखेंगे यहां पर ध्यान से। ये लो, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सेलर्स की। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे होते हैं हमारे पास सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं, लार्ज। ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर इट्स लाइक अ मोनोपोली, जैसे मोनोपोली होता है सिंगल सेलर, वन। ओलिगोपोली क्या है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ फ्यू सेलर्स, जहां पर कुछ सेलर वर्क करते हैं। आप ओलिगोपोली का एग्जांपल समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ पेट्रोलियम कंपनीज जो है, आप पेट्रोल पंप्स देखते हैं, दो तीन के ही दिखते हैं हमें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, यही दिखते हैं दो तीन, है ना। तो ओलिगोपोली इज एग्जांपल ऑफ फ्यू सेलर्स, उनके पास क्या होता है, एक मोनोपोली की तरह ही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो, लेकिन कुछ सेलर मिलके। अब उनके कंपटीशन में कोई आ नहीं सकता, मतलब वो जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना ईजी नहीं है, तो देयर इज अ बैरियर कि कोई ईजिली उनके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली बट विद फ्यू सेलर्स, ठीक है। तो फ्यू सेलर्स होते हैं यहाँ पर, और मोनोपोली तो आप समझ सकते हैं वन सेलर। मोनोपोली का जब भी नाम आए आपके माइंड में आना चाहिए IRCTC, इंडियन रेलवे, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना। तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, उनके पास प्राइस की पूरी पूरी पावर होती है अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखने की, और वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं समटाइम्स, राइट। चलो जी, फिर आता है बच्चों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहां पर तो हमने बात करी कि एक जैसा प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओलिगोपोली में नन टू सब्सटेंशियल, या तो बिल्कुल नहीं होगा या थोड़ा बहुत चेंज होगा ओलिगोपोली में, मतलब कुछ ऐसी ओलिगोपोलीज भी हो सकते हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हो, बट दे आर लाइक ओलिगोपोली, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो सकती है, या फिर हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मोनोपोली में तो एक्सट्रीम कि बिल्कुल ही कोई ऐसा मतलब ही नहीं, क्योंकि एक ही सेलर है तो क्या डिफरेंशिएशन, वो एक ही कोई टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके अंदर उनकी मोनोपोली है, ठीक है जी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, कि जहां पर कंज्यूमर का रिस्पांस किस तरह से होता है, कंज्यूमर प्राइस को लेकर किस तरीके से रिस्पांस शो करता है, ठीक है ना। हमने इलास्टिसिटी के टॉपिक्स पढ़े तो उससे रिलेटेड है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, पूरा इनफाइनाइट, क्योंकि प्राइस तो चेंज होता ही नहीं, तो सेम प्राइस पर ही डिमांड कम या ज्यादा हो रही होती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का केस कौन सा बच्चों, जब हमारा डायग्राम जो है पूरा इस तरीके से बनता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसमें बात करें तो इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, यानी कंज्यूमर का रिस्पांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मल्टीपल वैरायटीज अवेलेबल है, प्राइसेस भी अलग अलग हो सकते हैं फर्म्स के। तो क्या होता है, कंज्यूमर एक का जरा सा भी प्राइस अगर चेंज होगा तो वहां पर अपना रिस्पांस ज्यादा शो करता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, कम होती है इलास्टिसिटी, यानी रिस्पांस तो शो करता है पर कम।
और यहां पर भी हम कह सकते हैं कम, और कई बार तो इसके केस में बहुत ज्यादा इनइलास्टिक हो जाता है। जैसे इंडियन रेलवेज में अगर प्राइस ज्यादा भी हो जाए तो भी जो टिकट्स बुकिंग है वो रुकती थोड़ी, वो भी चलती है ना। चलो, प्राइस के ऊपर कंट्रोल, जो परफेक्ट कंपटीशन है कोई कंट्रोल नहीं है, जो इंडस्ट्री का प्राइस है वही उस फर्म को फॉलो करना पड़ता है। जो इंडस्ट्री में प्राइस चल रहा है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एक प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, वही प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में आने वाली फर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन प्राइस, सो दे आर प्राइस टेकर्स नॉट प्राइस मेकर्स। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ कंट्रोल है प्राइस का, ठीक है ना। ओलिगोपोली में है अच्छा खासा कंट्रोल, और इसमें तो कंसीडरेबल कंट्रोल है, क्योंकि मोनोपोली के पास कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो वो अपने अकॉर्डिंग या डिमांड को देखते हुए प्राइस को चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल में यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गया परफेक्ट में। हालांकि मैंने आपसे बात करी कि प्योर परफेक्ट कंपटीशन कोई हो नहीं सकता, पर आप क्लोजली रिलेटेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोनोपोलिस्टिक में शैम्पूज या टूथपेस्ट या कोई भी ऐसे रेगुलर बेसिस की चीजें जो अपने घर के आसपास देखते हो, सारे एग्जांपल हो सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। ओलिगोपोली में टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, और आप ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मोनोपोलीज इंडियन रेलवेज, क्लियर है। सारे मार्केट्स और उनके डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, इजी है। चलो अब बात करते हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस किस तरह के रेवेन्यूज है देखो। सबसे पहले आता है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। दूसरा आएगा बच्चों एवरेज रेवेन्यू, फिर आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। कंसेप्ट समझेंगे। टोटल रेवेन्यू का मतलब कि आपको टोटल इनकम कितनी रिसीव हो रही है बाय सेलिंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि आप टोटल यूनिट्स कितने सेल कर रहे हो और उससे होने वाली टोटल इनकम। एवरेज रेवेन्यू क्या है कि जो भी आपको टोटल रेवेन्यू हुआ है और जितने भी आपने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करें उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट पे होने वाला रेवेन्यू, कि पर यूनिट का एवरेज रेवेन्यू कितना है। फिर आता है मार्जिनल। जब भी कभी मार्जिनल वर्ड आएगा, इससे पहले हमने चीजें पढ़ी हैं, तो मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट बेचते हो तो उससे होने वाला एडिशनल रेवेन्यू। क्या बोला मैंने? एडिशनल यूनिट सेल करने पर होने वाला एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। बात समझ आई? ठीक है, तो थोड़ा और अगर अच्छे से समझे हम, देखो हर एक मार्केट में ना अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन है क्योंकि प्राइस सेम है, प्राइस हमने क्या बात करी कि प्राइस जो है वो सेम रहता है ना। तो एक चीज समझते हैं छोटी सी, अभी आगे काम आएगी। देखो अगर हम एक बात करें प्राइस की, प्राइस क्या है? सेम है, ठीक है। प्राइस को मैं ले लेते हैं 10 यूनिट्स हम यहां पर ले रहे हैं, यूनिट्स ले रहे हैं। पहला यूनिट 10, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा पहले समझते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बच्चों होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितना भी प्राइस है किसी प्रोडक्ट का और इनटू में आप जितने भी यूनिट्स परचेज कर रहे हैं उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें, एक पहला यूनिट खरीदा 10 रुपये प्राइस था, तो रेवेन्यू कितना हुआ? 10 रुपीज का। फिर जब आपने दूसरा यूनिट सेल करा, प्राइस तो अभी भी 10 था, तो कितना हुआ रेवेन्यू? 20। तीसरा यूनिट सेल करा तो 30, चौथा यूनिट सेल करा तो 40 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमने बात करी है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन की। मैं आपको एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये हमने बात करी है परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। इसके अंदर अगर आप AR निकालो या MR निकालो, क्या निकालो? AR या MR, तो क्या होगा देखते हैं जरा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है बच्चों, हमने क्या बात करी? पर यूनिट से होने वाला रेवेन्यू। यानी कि अगर आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से तो हमारे पास आ जाएगा पर यूनिट का रेवेन्यू। सिंपल है। तो टोटल रेवेन्यू है 10, यूनिट आपने सेल करा 1 तो 10 हो गया। 20 रुपीज का टोटल रेवेन्यू 2 यूनिट सेल करने पर, तो पर यूनिट 10। 30 रुपीज का टोटल रेवेन्यू 3 यूनिट सेल करने पर, तो फिर से 10 और ये फिर से 10। चेक कर सकते हैं। तो क्या हुआ? आपने देखा मेरा एवरेज रेवेन्यू पूरा प्राइस के इक्वल आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब MR की बात करते हैं, एडिशनल रेवेन्यू कितना होगा। तो अभी तो एडिशनल क्या, पहला यूनिट बेचा है तो 10 ही लिख सकते हैं, एडिशनल क्या, पहला ही बेचा है अभी तो। फिर जब आपने एक और एडिशनल यूनिट बेचा तो आपको टोटल 10 था, दूसरा यूनिट बेचने पर 20 हुआ, तो एडिशनल कितने का हुआ? 10 का। यहां पर एडिशन कितने का हुआ? 10 का। फिर एडिशन कितने का हुआ? 10 का। तो सारे 10 आ गए। जो मैं आप चीज समझाना चाह रहा हूं वहां पर वो ये है कि पहले तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू हमने कैसे निकाला, एडिशनल करके ना। तो MR का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? TRN माइनस TRN माइनस 1। यानी कि जिस भी लेवल का आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हो, आप उस लेवल का टोटल रेवेन्यू लो और उसके अंदर से उसके पहले वाला टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, ठीक है ना। अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहता हूं सेकंड यूनिट का, तो मैंने क्या किया? सेकंड यूनिट का टोटल रेवेन्यू लिया और उसमें से फर्स्ट वाले का टोटल रेवेन्यू माइनस कर दिया। सिंपल है। तो ये फॉर्मूला होता है MR के लिए। और एक और फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो MR के लिए? वन मोर फॉर्मूला इज देयर कि डेल्टा TR, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये भी सेम ही मतलब है कि आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है जब आप एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं तो, यानी व्हाट इज द चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट्स।
ठीक है बच्चों, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट हुआ। अच्छा, अगर मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू निकालना हो तो क्या मैं प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा? जैसे पहला लिखा 10, फिर इसमें 10 प्लस कर दूंगा 20, फिर ये वाला 10 प्लस कर दूंगा 30, फिर ये वाला 10 प्लस कर दूंगा तो 40। तो टोटल रेवेन्यू का हम एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि सिग्मा ऑफ एमआर, यानी एमआर को अगर मैं प्लस करता जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। सिंपल है। ये सारी बातें जो हमने करी है बच्चों, ये है परफेक्ट कंपटीशन की। तो क्या कंसेप्ट समझ आया? एक तो एआर और एमआर सेम है आपस में, और प्राइस भी इनके सेम है, तो प्राइस एआर एमआर सब बराबर है इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना? तो एक चीज यहां से समझते हैं, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, ये हमें पता है। एक बार दोबारा से लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू के बारे में कुछ। एवरेज रेवेन्यू क्या पढ़ा हमने? टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, और टी आर किसके इक्वल होता है? प्राइस इंटू क्यू के, डिवाइडेड बाई क्यू। तो एवरेज रेवेन्यू आ गया। तो एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइस, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज ही होगा। इसमें तो कोई परफेक्ट कंपटीशन का लेना देना नहीं है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू तो ऑलवेज ही पी इंटू क्यू होगा। तो एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस। कोई सा भी कंपटीशन हो, आपका एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के इक्वल ही होगा। मतलब कहीं पर एआर लिखा हो या पी लिखा हो तो एक ही मतलब है। ये बात तो क्लियर हो गई। और परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों क्या होते हैं? सेम और कांस्टेंट। सेम भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। तो अगर आप बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में इनका डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके का बनेगा, देखें जरा एक बार जल्दी से। पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर मार्केट टाइप चेंज करेंगे। ठीक है ना? अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, पहले चलो टोटल रेवेन्यू का क्या बिहेवियर है। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही कर रहा है। 1 पे 10, 2 पे 20 ऐसे बढ़ता जा रहा है। 0 पे 0 है, 0 यूनिट थे तो 0 टोटल रेवेन्यू था, है ना? पहला यूनिट सेंड करा तो 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे और यहाँ पर आप 10, 20, 30 लेते जाएंगे तो पॉइंट्स किस तरीके से आएंगे? ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे, है ना? तो हम कह सकते हैं हमारा टोटल रेवेन्यू जो वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, 45 डिग्री की लाइन, वी कैन से दैट इज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने टी आर शो करा है, यहाँ पर हमने यूनिट शो करा है, और दिस इज ओरिजिन। सिंपल है। तो टोटल रेवेन्यू विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, प्राइस आपने सेम रखा हुआ है, तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। प्राइस क्यों सेम रखा हुआ है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है और वहां पर प्राइस सेम रहता है। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम बात करें ए आर और एम आर कर्व की, बहुत सिंपल सी बात कि दोनों कॉन्स्टेंट है ना? सेम ही वैल्यू है दोनों की बच्चों। तो कैसा बनेगा डायग्राम? अगर मेरा ये वाला पॉइंट 10 है और यहाँ पर मैं यूनिट्स ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट यूनिट्स लेता जा रहा हूँ, तो हर एक नंबर ऑफ यूनिट पर जो मेरा ए आर है वो सेम है और एम आर भी सेम ही है और वो इक्वल भी है ए आर के। तो दैट मीन्स यही एक लाइन जो होगी मेरी, यही ए आर की लाइन भी होगी, यही मेरी एम आर की लाइन भी होगी और यही मेरी प्राइस की लाइन भी होगी। यानी P इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। P इज इक्वल्स टू ए आर तो है ही, पर P, ए आर और एम आर तीनों इक्वल हो जाएंगे अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं तो। सिंपल है, यहां तक बात समझ आई? चलो अब केस चेंज करते हैं, थोड़ा सा शीट लेते हैं दूसरी। चलो नाउ प्राइस लिया अब हमने, अब हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, या फिर आप समझ सकते हैं एग्जांपल के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चलो जी। ये लो, बच्चा कहेगा सर स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे बेटा। तो प्राइस अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो प्राइस सेम तो नहीं है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि अगर उन्हें एडिशनल यूनिट सेल करने हैं तो उन्हें प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तभी वो एडिशनल यूनिट सेल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ यूनिट का कॉलम यहां नहीं बनाते, इसके साथ रखते हैं इसको ताकि टीआर का रिलेशन दिखे मेरे को। ठीक है, यहां लेते हैं फिर से जैसे पहले लिया था यूनिट्स। पहले यूनिट के लिए प्राइस लिया हमने 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया मेरे पास कितना? 10। सिंपल है। ठीक है, अब जब दूसरा यूनिट सेल करना है तो मैंने प्राइस रखा 9, क्योंकि मेरे को मेरा दूसरा यूनिट सेल ही तभी होगा जब मैं कम प्राइस करूंगा, ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मानना है। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 18। अच्छी बात है, तो बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा था अभी भी बढ़ रहा है, थोड़ा कम से बढ़ रहा है पर बढ़ तो रहा है। तीसरा यूनिट सेल करने के लिए मेरे को प्राइस करना पड़ेगा 8, यानी टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 24। ठीक है, चौथा यूनिट सेल करने के लिए प्राइस और कम करना पड़ेगा, यानी 28। तो बढ़ तो रहा है चलो अभी भी, पर बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 8 का डिफरेंस था, फिर कितना डिफरेंस था? 6 का, फिर कितना डिफरेंस हो गया? 4 का। अब देखते जाना, जब 5th यूनिट सेल करना था तो कितना हो गया ये मेरे पास प्राइस? मेरे को 7 से 6 करना पड़ा, तो इट्स 30। और जब मेरे को 6th यूनिट सेल करना था तो और कम करना पड़ा 30। यहाँ पर पहले तो ध्यान दो,
मेरे को 5th यूनिट और 6th यूनिट सेल करने पर प्राइस रिड्यूस करने से भी मेरे टोटल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने रिड्यूस कर भी दिया प्राइस, तब भी मेरा टोटल रेवेन्यू तो सेम ही है, टोटल रेवेन्यू सेम है ना। और इसके फर्दर अगर हम जाए 7th यूनिट सेल करने के लिए अगर मैं और कम कर दूं प्राइस, तो अब मेरा टोटल रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया। यहां से मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, एक लेवल पे पहुंचने के बाद गिरना शुरू हो गया। अब अगर आप और आगे जाएंगे तो ये गिरेगा ही और बढ़ेगा नहीं। अब ये और ये रिवर्स साइकिल शुरू हो गई, 28 24 नीचे जाता जाएगा, है ना। अब इसमें अगर हम AR और MR की बात करते हैं एक बार जल्दी से, यहां पर एवरेज रेवेन्यू क्या होगा कि मैंने बात करी आएगा तो प्राइस के इक्वली, फिर भी समझते हैं। AR के लिए हम फॉर्मूला क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 10/1 इज 10, 18/2 इज 9, 24/3 इज 8। तो आएगा तो यही, हमने समझ लिया पहले कि ये प्राइस के इक्वली होता है। पर एक बात क्या समझ आई, कांस्टेंट नहीं है, रिड्यूसिंग है। प्राइस रिड्यूसिंग है तो AR भी रिड्यूसिंग है। अब MR का क्या होगा, MR अगर देखें तो पहले पे तो चलो 10 ले लिया, सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 से 1 लिया तो एडिशनल मान के हमने 10 मान लिया। अब सेकेंड यूनिट सेल करने पर ध्यान दो, मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ है 18 और पहले 10 था, तो एडिशनल कितना हुआ है बच्चों, एडिशनल हुआ 8, ठीक है। फिर एडिशनल कितना हुआ 18 और 24 की अगर बात करें तो 6, फिर एडिशनल कितना हुआ 4 का, फिर एडिशनल कितना हुआ 2 का, और फिर एडिशनल हुआ 0 का। कोई एडिशन हुआ ही नहीं टोटल रेवेन्यू में, 30 से 30 ही रहा। फिर अगर मैं एडिशन निकाले, इसमें से प्रीवियस माइनस करें तो माइनस चला गया, और ये हो गया माइनस का 6, है कि नहीं, -4, सॉरी 30 से नहीं 28 से लेना, -4। तो क्या हो रहा है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है और एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है वो अगर आप किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स पे चेक करेंगे तो वो MR से ज्यादा है। मतलब रेट ऑफ डिक्रीज अगर हम कहें तो वो MR का ज्यादा है एज कंपेयर टू AR। हो तो दोनों डिक्रीज ही रहे हैं, पर AR अगर आप देखोगे तो वो लास्ट तक भी जीरो नहीं हो रहा, ना नेगेटिव जा रहा है, पर MR जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी जा रहा है। और MR जीरो कहां पे हो रहा है बच्चों, MR जीरो वहां हो रहा है जहां पे मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे है, यानी TR का जहां पर मैक्सिमम पॉइंट है वहीं पर ही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो है। और जब मेरा टोटल रेवेन्यू फॉल होना शुरू हो गया तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे ही मेरा एडिशनल रेवेन्यू, जैसे ही मेरा टोटल रेवेन्यू नेगेटिव जाना, टोटल रेवेन्यू गिरना शुरू हुआ तो एडिशनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। टोटल रेवेन्यू जैसे ही गिरा तो एडिशनल क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना पहले से। टोटल रेवेन्यू गिरने का मतलब क्या है कि जितना पहले हो रहा था रेवेन्यू उससे कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इन बातों को हम लेते हैं जरा ग्राफ पे, ठीक है ना। ये लो एक ही ग्राफ में लेके आए पहले। चलो पहले हम बात करते हैं चलो टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर आपको कैसा दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद वो गिर भी रहा है ना। तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं टोटल रेवेन्यू को, ये लो कि पहले इंक्रीज हुआ, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट आया मैक्सिमम, फिर ये फॉल हो गया, है ना। ये टोटल रेवेन्यू हो सकता है। परफेक्ट में तो जा ही रहा था ऊपर, उसमें गिर नहीं रहा था, इसमें ऐसे जा रहा है, बेंड हो रहा है, मैक्सिमम पे आया और फिर गिर गया। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा बनाऊं ऊपर करके और साथ में ये भी दिखाऊं आपको MR तो ऐसे देखते हैं, साथ साथ दो पॉइंट्स देखेंगे अभी। ये मेरा TR है जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसके मैक्सिमम पॉइंट से हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, अभी दूसरे ग्राफ तक लेके जाएंगे। ये लो जी, इसके मैक्सिमम पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। थोड़ा दूर हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। बेटा आप लोग स्केल पेंसिल यूज़ करेंगे ना कॉपी में तो अच्छा बनेगा। हम इसको करते हैं थोड़ा सा इधर समझने के लिए, ठीक है ना। ये लो जी, तो इसके मैक्सिमम पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, चल जाएगा काम। चलो तो AR की अगर हम बात करें तो AR भी फॉल हो रहा है और MR भी फॉल हो रहा है, बट और MR जब फॉल हो रहा है तो ध्यान से बनाना है, क्योंकि MR को आपको जीरो भी करना है और नेगेटिव भी करना है, और MR को जीरो वहां करना है जहां पे TR मैक्सिमम है। तो देखो ये हो गया मेरा AR, जिसको हम AR बोल सकते हैं, और ये होगा मेरा MR। देखो बहुत केयरफुली क्या ध्यान रखा है हमने कि जहां पर TR मैक्सिमम था एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लाके मैंने MR को जीरो किया है, और जब TR फॉल हो गया तो मेरा MR क्या हो गया, नेगेटिव। तो अगर मैं आपको बोलूं इनका रिलेशनशिप बताओ तो रिलेशनशिप यही है जो हमने भी एक्सप्लेनेशन समझी है, कैसे कि जब TR इंक्रीज हो रहा है तो MR पॉजिटिव है बट फॉल हो रहा है ना, AR भी पॉजिटिव है। जब TR अपने मैक्सिमम पे था तो MR जीरो है, जब TR फॉल हो गया तो MR क्या हो गया, नेगेटिव। यही सारी बातें भी आगे आने वाली हैं, इसलिए केयरफुल ध्यान से देना है, ठीक है ना। यही टेबल और इससे रिलेटेड डायग्राम अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो कंसेप्ट समझ आया, चलो जी। अब पहले यहां देखते हैं टोटल रेवेन्यू, ये हमने पढ़ा भी परफेक्ट कंपटीशन में, ऊपर जाती है लाइन। और इधर जो आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट है कि ये डिमांड कर्व है हमारा। अगर हम रैंडमली कोई भी प्राइस और क्वांटिटी ले लें, जैसे 30 और ये 40 का प्राइस और 30 की डिमांड, तो 40 × 30 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो बॉक्स है मेरा टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है, विच इज इक्वल टू 1200, ठीक है ना। तो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी करके निकलता है, तो अगर मेरा ये प्राइस है 40 तक मान लेते हैं और ये 30 मेरा क्वांटिटी है, तो 30 × 40 क्या होगा, 1200। और ये एक स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है
साइड इंटू साइड एक तरीके से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह सकते हैं रेक्टेंगल के हिसाब से। तो दोनों साइड की हम डायमेंशन को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे का एरिया आ जाता है ना, तो इसलिए जो पूरा बॉक्स है बच्चों दैट इज अ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और ये टीआर कर्व हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में कि अपवर्ड स्लोपिंग जाता रहता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहता है, जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते रहते हो टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहता है। सिंपल है। चलो जी आगे क्या है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पढ़ लिया, मतलब टोटल मनी रिसीव्ड होता है जो सेल से। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पढ़ लिया, मीनिंग क्या है, रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट से जो रेवेन्यू होता है और ये प्राइस के इक्वल आ जाता है, ये भी पढ़ लिया। एआर कर्व जो है डिमांड कर्व होता है फर्म का, मैंने तो बताया कि एआर जो है वो प्राइस का, पर एआर कर्व ही क्या है, डिमांड कर्व है एक तरीके से, है ना, क्योंकि वही आपको दिखाएगा कि डिमांड कैसी है। प्राइस की लाइन है वो स्ट्रेट है तो इनफाइनाइट कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर कर्व है तो डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा नहीं, एआर कर्व ही अपने आप में क्या है, किसी फर्म का डिमांड कर्व है, ठीक है बच्चों। चलो जी मार्जिनल रेवेन्यू, ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ लिया, पढ़ा है अभी। टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस वन, किसी भी लेवल का अगर एमआर निकालना है तो उसी लेवल का टीआर लो और उसमें से उसका पहले वाला टीआर माइनस कर दो। मतलब क्या है, एडिशन जो हो रहा है टीआर में फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट, कोई भी एडिशनल यूनिट सेल करने से जो भी आपको एडिशनल रेवेन्यू होता है, जहां पर एमआरएन क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया nth यूनिट का, टीआरएन क्या होता है, एन माइनस वन क्या होता है, एन क्या होता है, सारी बातें हमने पीछे डिटेल में समझ लिया बच्चों, ठीक है जी। चलो अब ये रिलेशनशिप वाला डायग्राम देखो, क्या सेम डायग्राम हमने डिस्कस किया, सेम ही था, है ना। इस पॉइंट को अगर मैं और आगे तक ले जाऊं तो ये यहाँ की बात हो रही है, एक्सटेंड कर दिया लाइन को, तो जहां पे मेरा टीआर मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मैंने एमआर को 0 रखा है, जब टीआर फॉल हो गया तो एमआर हो गया नेगेटिव, ठीक है जी, बात क्लियर हुई। चलो ये सारी बात हमने पढ़ ली, और देखो एमआर लाइज बिलो दी एआर, एमआर कर्व जो है एआर के नीचे होता है, क्योंकि एमआर की जो रेट ऑफ डिक्रीज होता है वो एआर से ज्यादा होता है। टीआर इंक्रीज कर रहा है जब एमआर ग्रेटर देन 0 है, टीआर इंक्रीज कर रहा है जब एमआर पॉजिटिव है, हमने ये भी पढ़ा। फिर टीआर मैक्सिमम है एमआर 0 है, पढ़ लिया अभी, जब टीआर मैक्सिमम पे होता है तो एमआर 0 होता है। और लास्ट वाला भी टीआर डिक्रीज होता है व्हेन एमआर इज लेस देन 0, कि टोटल रेवेन्यू जब फॉल होता है तो एमआर क्या होता है, नेगेटिव। सिंपल है बच्चों, समझ आया यहां तक। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मुलाज हमने क्या क्या पढ़े, टोटल रेवेन्यू का ये पढ़ा सिग्मा एमआर, अगर हम एमआर सारे प्लस कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, तो टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज अप टू दैट आउटपुट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो हमने अभी मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल लिया था उसमें एमआर लेस होता है एआर से, बिकॉज प्राइस मस्ट बी रिड्यूस टू सेल मोर। क्यों कम होता है इसका रीजन मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं कि वहां पर हमें एडिशनल यूनिट अगर सेल करना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, तो प्राइस कम करने से क्या होता है, मेरा एडिशनल रेवेन्यू कम होता रहता है, ठीक है ना, इसलिए मेरा एमआर कर्व जो है वो कम बनता है एवरेज रेवेन्यू से। परफेक्ट कंपटीशन में सेम होता है प्राइस, तो जो पर यूनिट का रेवेन्यू वही मेरा एडिशनल रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों इक्वल होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया डायग्राम के साथ कि जो एमआर होता है वही एआर होता है और एआर तो प्राइस होता ही है, इसलिए तीनों इक्वल हो गए, ठीक है बच्चों, सिंपल है। चलो जी अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है यहां पर बच्चों कि एमआर और इलास्टिसिटी और एआर तीनों का एक डिफरेंस कह रहा हूं सॉरी रिलेशनशिप, जो कि आपको इन तीनों में से किसी की भी अगर दो की वैल्यूज पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो, या इवन कुछ केसेस में इलास्टिसिटी अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो भी आप एमआर बता सकते हो, ठीक है ना। इसको पहली बात तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप फर्दर सॉल्व करो इसको तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि e माइनस वन डिवाइडेड बाई ई है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वन बाई ई, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, e अपॉन ई माइनस वन बाई ई, तो ये कैंसिल हो गया 1 रह गया तो 1 माइनस वन बाई ई, यही तो मैंने लिखा है ना, बात समझ आई। चलो अब इसके अंदर एक बात समझते हैं कि अगर मैं आपको बोल दूं कि इलास्टिसिटी जो है वो 1 है, इलास्टिसिटी का आंसर क्या है 1 है, 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक है, तो क्या होगा अगर मैं एमआर को इलास्टिसिटी को 1 रख दूं तो क्या होगा देखते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो 1 बाय 1 इज 1 ओनली, तो 1 माइनस 1 इज 0, और 1 माइनस 1 इंटू 0 तो एवरेज रेवेन्यू इंटू 0 इज 0, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया 0 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ रहे हो, कि आपको बोल दिया कि बताओ इलास्टिसिटी का आंसर अगर 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, तो ये रिलेशनशिप के हेल्प से आपको समझना है। और अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट सोचो, यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है एक्जैक्टली डिमांड में भी उतना ही चेंज आ रहा है, तो अगर उतना ही चेंज आ रहा है तो आपका एडिशनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है एडिशनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है 0, यानी किस पॉइंट की बात कर रहा है याद है कि 5 रुपये प्राइस और 6 यूनिट, या फिर 5 यूनिट या 6 रुपये प्राइस, या 6 यूनिट और 5 रुपये प्राइस, तो 30 आ रहा है ना, ये हमने लिए थे यूनिट्स और ये था हमारा प्राइस। अब 5 यूनिट बेच रहे हो 6 रुपये के प्राइस पे, या 6 यूनिट बेच रहे हो 5 रुपये के प्राइस पे, कोई रेवेन्यू में चेंज नहीं है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक का केस है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और हमारा एडिशनल रेवेन्यू हो ही नहीं रहा, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू 0। सिंपल है, कंसेप्ट से और फॉर्मूला से दोनों से समझ आ गए बच्चों। हमने पढ़ा ई
का ग्रेटर देन 1 का आंसर, मतलब हमने एक चीज समझ ली कि ई अगर नॉट ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, सॉरी हमने पढ़ा इक्वल टू 1 का आंसर, अगर ई हमारा इक्वल टू 1 होगा तो एम आर क्या आएगा हमारे पास 0। समझ आ गई बात, हमने डिस्कस किया अभी कि ई अगर हमारा इक्वल टू 1 होगा तो ये आंसर 0, तो ओवरऑल आंसर 0, ठीक है ना। अच्छा, दो सिचुएशंस और है कि अगर मैं ई को रखूं ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, और ई को रखूं लेस देन 1 तो क्या होगा, मतलब इन दोनों केसेस में मेरा एम आर का आंसर क्या होगा। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो मैं आपको फॉर्मुला में भी बता रहा हूं और कंसेप्ट वाइज भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आप ई का आंसर ग्रेटर देन 1 रखते हो, यानी 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हो, तो एक फ्रैक्शन का रूल है सिंपल कि डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने 2 ले लेता हूं, तो आंसर मेरा 0 पॉइंट में आएगा, यानी 1 से तो छोटा ही आएगा। ये बात क्योंकि 1 से बड़ा नंबर अगर नीचे रख दिया तो आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट से शुरू होगी कैलकुलेशन, राइट। तो यानी कि इस ओवरऑल ब्रैकेट का जो आंसर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है, किसको, इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है बच्चों वो 1 से छोटा है, तो 1 में से अगर उससे छोटा नंबर जैसे मैंने भी सॉल्व किया ये आएगा, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ए आर से जब कुछ मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव वैल्यू तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ए आर से जब कोई पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो एम आर का आंसर क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, यानी यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होता ही पॉजिटिव हो गया। तो अगर हमारा इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 है तो हम कह सकते हैं हमारा एम आर विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारा इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन 1 है, क्या है, लेस देन 1, ये हमारा रिलेशनशिप है। अगर मेरा इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 मतलब 1 से कोई छोटी वैल्यू मैंने नीचे लिखी है, तो इस वाले का जो आंसर है ना वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ये वाला आंसर 1 से बड़ा हो गया, कैसे, जैसे मैं 0.5 लिख दूं मान लो नीचे, तो पॉइंट हटाए ऊपर 0 तो 2 आ गया। कोई भी आप 1 से छोटा वैल्यू रखो, इस फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन का रूल है कि डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर से छोटी वैल्यू है तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो अगर ये वाला आंसर 1 से बड़ा हो गया, जैसे मैंने 0.5 का एग्जांपल लिया, तो 1 - 2 यानी कि -1। अब ए आर की वैल्यू कुछ भी हो, पर एक बात समझ आ गई कि एम आर तो मेरा नेगेटिव ही आएगा। चाहे ए आर की वैल्यू कुछ भी हो, जब वो नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ए आर तो नेगेटिव होता नहीं, तो ए आर पॉजिटिव ही होता है, और वो किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो उस केस में मेरा एम आर जो है बच्चे वो क्या हो जाता है, लेस देन 0। क्या हो जाता है, एम आर लेस देन 0। तो ये तीनों रिलेशनशिप समझ आए, है ना, तीनों के तीनों रिलेशनशिप समझ आए। और एम आर जब ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा, जब ये लेस देन 0 है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। देखते हैं जरा टेबल से सारी चीजें। तो देखो, जब ई इक्वल टू 1 था तो एम आर 0, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, समझ लिया। जब ई ग्रेटर देन 1 तो एम आर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और टी आर मेरा इंक्रीज कर रहा है। जब ई लेस देन 1 तो एम आर लेस देन 0 और टी आर इज डिक्रीजिंग। तीनों कंसेप्ट देख लिए। चलो अब यही जो बात हमने भी समझी, सेम ग्राफ का रिलेशनशिप है। देखो जहां पर ये 0 है वहीं पर हमने इसको मैक्सिमम लिया है। ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, उसको आप थोड़ा सीधा बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगी, ठीक है ना। यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे पर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो ए आर कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एम आर कर्व बिलो ए आर है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस वेयर ई इज इक्वल्स टू 1। टी आर इज मैक्स व्हेन एम आर इज 0, मिड पॉइंट व्हेन ए इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑन ए आर कर्व अगर हम देखें तो ए आर कर्व के ऊपर जो अपर हाफ वाला पार्ट है, यानी यहां से अगर हम इलास्टिसिटी देखें इसके ऊपर अपर हाफ वाले, वहां पे ग्रेटर देन 1 है क्योंकि एम आर पॉजिटिव है। जो एम आर पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो सारा का सारा क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 1 का केस है। मिड पॉइंट पे अगर आ जाए तो इक्वल टू जहां पर एम आर इक्वल टू 0 है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, और लेस देन 1 है जब एम आर नेगेटिव है। तो जब एम आर नेगेटिव चला गया तो हमारी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। यही सारे रिलेशनशिप हमने जो हमारा रिलेशनशिप का फॉर्मूला है उससे समझे, ठीक है बच्चों। चलो अब आता है बिहेवियरल प्रिंसिपल ऑफ द फर्म्स। मेन कुछ प्रिंसिपल्स है कि जैसे कोई बिजनेस को कब बंद कर देना चाहिए, कि किस हिसाब से उन्हें वर्क करना चाहिए, कि अब जरूरत पड़ गई कि भाई अब आगे नहीं हो सकता कंटिन्यू, अब इसको बंद कर दो, शट डाउन कर दो बिजनेस को। तो यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, शट डाउन डिसीजन, शॉर्ट रन की बात हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, अगर वो भी रिकवर नहीं हो पा रही, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही आपके प्रोडक्ट को सेल करने से, आपके बिजनेस करने से, तो हम कह सकते हैं कि वो शट डाउन पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो शट डाउन पॉइंट क्या है, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम कह सकते हैं प्राइस इज लेस देन मिनिमम एवीसी। रीजन, कैन नॉट कवर दी वेरिएबल कॉस्ट। अब आप अपने बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह का लॉस है ना। कंटिन्यू इफ प्राइस ग्रेटर देन, जब तक प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि चलो जो बिजनेस को रन करने की कॉस्ट है, चाहे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस बिजनेस को रन करने की कॉस्ट निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि चलो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, कवर दी वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। अगर हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट, अगर हमारा प्राइस ग्रेटर निकला एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल, सॉरी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट से,
है ना। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट का मतलब है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना, कह सकते हैं। तो यानी कि हमारा प्राइस जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और कुछ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा है कि नहीं? तो वो कंटिन्यूएशन अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है जहां पर आपका प्राइस और ये बिल्कुल बराबर हो जाए, प्राइस और एसी दोनों इक्वल हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस, एक तरीके से इसको नॉर्मल प्रॉफिट नाम दे देते हैं कि भैया ठीक है, जो हमारा बिजनेस में लग रहा है एवरेजली कॉस्ट वो हमें रिकवर हो रही है, भले हम अभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जब ये ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। सो दैट इज द सिचुएशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हो गया एक प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल, कि जब एम आर इज इक्वल्स टू एमसी होता है। अगर हम बात करें अपने कर्व्स की, देखो ध्यान से, पहले परफेक्ट कंपटीशन में समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों जो ए आर एम आर की लाइन होती है वो यही होती है, यही मेरा एम आर है, यही मेरा ए आर है, सेम तरीके से प्राइस भी वही है। और एमसी कर्व कैसा होता है? यू शेप्ड, ये होता है मेरा एमसी कर्व। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? ये भी तो हो सकता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? देखो एमसी इज इक्वल्स टू एम आर, यानी जितना आपको एडिशनल यूनिट को सोल्ड करने से रेवेन्यू हो रहा है उतना ही आपके एडिशनल यूनिट की कॉस्ट है। एडिशनल यूनिट की कॉस्ट एडिशनल यूनिट के रेवेन्यू के बराबर। और दूसरी कंडीशन एक और है कि एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, यानी क्योंकि मेरा एमसी कर्व यू शेप्ड होता है तो दो बार कट कर सकता है एमआर को, तो हम वाला पॉइंट लेंगे जहां पर ये नीचे से, यानी इंक्रीजिंग वाले पॉइंट पर जब ये एमआर को कट करता है, मतलब मेरे एडिशनल यूनिट की कॉस्ट अब बढ़ रही है, अब बिजनेस एक तरीके से लॉस फॉर्म में जाना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी मेरा एडिशनल रेवेन्यू उसको मिल जाता है। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक सैचुरेशन पॉइंट कह सकते हैं प्रोड्यूसर के लिए। तो ये वाला पॉइंट है, ये नहीं है, ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसको हम एक और नाम से देख सकते हैं, लिखा हुआ कि एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी शुड बी राइजिंग बोलो या एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो बोलो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, चलो क्या समझा हमने? हम एक्सपेंड कर सकते हैं आउटपुट अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, ऐड मोर टू द रेवेन्यू देन द कॉस्ट, तो अच्छी बात है। इक्वल पे तो चलो इक्विलिब्रियम है, पर मार्जिनल रेवेन्यू जब तक ज्यादा है तो हम अपने एडिशनल आउटपुट और इंक्रीज कर सकते हैं कि अब हमें एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, एडिशनल कॉस्ट कम लग रही है, तो एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन रिड्यूस कर दो अगर अब उल्टी सिचुएशन आ गई है, यानी कि मेरी एडिशनल कॉस्ट देखो ज्यादा हो गई और मार्जिनल रेवेन्यू अगर कम रह गया, क्या बोला मैंने? मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई और ये कम हो गया। अब एडिशनल यूनिट को बनाने से जो कॉस्ट लगती है वो ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू एडिशनल यूनिट के रेवेन्यू से, तो अब हमें अपने आउटपुट को कम कर देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है ना, बात समझ आए? रिड्यूस कर दो। और प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पर है? जहां पर ये दोनों इक्वल है, वहां पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो जी, ये हमने जो ओवरऑल बात करी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम देखें जहां मिलता है वहीं पर हमारा क्या होता है? ये सेम जो हमने पीछे बात करी है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, यहां पर प्रॉफिट डिक्रीजिंग है, यहां पर क्या है? हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जहां पर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पस से जो जो चीजें थी हमने सारी डिस्कस करी बहुत अच्छे से। मजा आया बच्चों? सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस करें तो बहुत बढ़िया से यूनिट हुआ हमारा खत्म। मजा आया? आपको भी मजा आया होगा बेटा, आई होप। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए बच्चों कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।